अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान नीरम चौधरी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। उन्होंने कहा है कि मईशत की सूरत हाल इस हद तक पहुंची है कि इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है। मईशत पर आर्मी चीफ के बजाय सियासतदानों को बात करना चाहिए थी और बातचीत का अमल सियासतदानों ने ही शुरू करना है। खबर जी, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी सिपह सलार के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जनरल बाजवा अमरीकियों को टेलीफोन कर रहे हैं कि IMF के जरिए पाकिस्तान की मदद की जाए। इसका मतलब है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें हुक्मरान इत्तेहाद की, तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपनी मुआशी टीम को आड़े हाथों लिया और उनके फैसलों पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि मुआशी टीम को जमीनी हकायक सामने रखकर फैसले करने चाहिए थे। जबकि जमीनी हकायक ये हैं कि डॉलर बेकाबू है और रुपए की कदर के मुसलसल तनाज़री महंगाई की शरह ने अपने सबका रिकॉर्ड खुद तोड़ दिए हैं। सनतकार, ताजिर, सरमायाकार, नौकरी पेशा अफराद और आम दिहाड़ीदार मजदूर सभी लोग परेशान हैं। मुल्क डिफॉल्टर होने की जानिब जा रहा है। ऐसे में अवाम के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है क्या? मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालना या इक्तदार के लिए आपस में दस्तो गरिबा होना? ये मुल्क है तो सियासत किस तरह से चलनी चाहिए? हुकूमत है अगर, तो हुकूमत रखने के लिए सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर खुदा न खास्ता हमारा हाल भी श्रीलंका वाला होता तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अवाम के वोटों के बलबूते पर ऐवान में आने वालों पर आज भारी जिम्मेदारी है कि मुआशी बहरान से निकलने के लिए आपस के इख्तिलाफात बुलाकर एक मेज पर आ जाए, जुबानी जमा खर्च की बजाय ठोस इकदामात उठाएं। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है हमारे मुआशरा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली लालचंद साहब। लालचंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर लीडर PMLN अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लालचंद साहब, जिस तरीके से मामलात सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ने की बातें की जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि काफ लीग जो है वो भी इस हवाले से मामलात को सामने रखी है। सियासी जमातों के सरबराहान सिपह सलार की मुदाखलत को कमजोरी और नाकामी जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो ये मुआशी बहरान आप क्या समझे एकदम आया है? क्योंकि आप लोगों की हुकूमत के ऊपर ही मामला डाले जा रहे हैं कि 3.5 साल 4 साल में जो आप लोगों ने मामलात किए, जो पॉलिसीज इख्तियार की, जो मुल्क की बात दौड़ संभालते हैं, मुआशी बहरान से निमटने के लिए ठोस मंसूबा बंदी क्यों नहीं की जाती? क्यों नाकामी सामने आ रही है और आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी? लालचंद साहब जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। देखिए, मार्च में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की मूव हुई, नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, उस वक्त और उसके बाद जो भी एदाद व शुमार नेशनली और इंटरनेशनली जो सामने आए हैं, उससे बहुत वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी। ये मुआशी माहिर आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको यकीनी तौर पे ज्यादा बताएंगे। आप देखें, GDP जो है वो 6% से वो ग्रो कर रही थी। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4.4% थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.2% थी। और इस तरह से लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ जो है 10.5% थी। खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम आप देखिए, सेहत कार्ड आ गया था, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल नौजवान, एहसास प्रोग्राम समेत हमने कई सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए थे। और जो उस वक्त जो थी इन्फ्लेशन थी वो 15 to 16% थी। जब ये अदम एतमाद हुई और उससे पहले आपने देखा कि PTM में शामिल जमायतें, वो चाहे मरीम नवाज साहिबा हो या बिलावल भुट्टो साहब हो या मौलाना साहब हो, उन्होंने एक ही नारा लेके वो निकले थे कि महंगाई है, महंगाई है, और महंगाई के खिलाफ उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए। और उस वक्त जब 16% थी इन्फ्लेशन, आज वो इन्फ्लेशन बढ़कर 38%, 38% हो गई है। और हैरानगी की बात ये है कि अब मिफ्ताह इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि इसका जो इकोनॉमी को ग्रो करना या महंगाई को रोकना मेरा टारगेट था ही नहीं, मेरा टारगेट कुछ और था, डिफॉल्ट से रोकना था, ये था, वो था। यानी उन्होंने बिल्कुल अवाम की तरफ सोचा ही नहीं। और ये क्योंकि जो आपने बजातों पे फरमाया है, और ये हमारी एक
اس کو کیا کہیں، اس کو بڑا مناسب الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں، جب حکومت ناکام ہو گئی ہے اور جب انٹرنیشنل اداروں نے اس حکومت پر عدم اعتماد کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے ان پہ نو کانفیڈنس کر دیا، جو پنجاب میں جس طرح سے رزلٹ آئے، اس کے بعد مالیاتی ادارے جو ان کو ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں، اس کے بعد جو ہے جنرل باجوہ نے جو ہے کال کی ہے، اور انہوں نے یہ جو کرانے کی کوشش کی ہے ان کو باور کہ آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کو منوان جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، اور جتنی اکانومک انسٹیبلٹی رہے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، تو اکانومک انسٹیبلٹی بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی. آپ ڈالر کی عنوان کی بات کر چکی ہیں، 250 میں بھی وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہم تھے تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، ہمارے جانے کے بعد ایک دم سے 12 گھنٹے جو ہے شہروں میں، اور 14 گھنٹے 16 گھنٹے جو رورل ایریاز میں زبردست قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے. عالمی سطح پہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہاں پہ عوام کو نہیں دیا جا رہا. آج جن سب اخبارات کی ہیڈ لائنز تو یہ ہے کہ پی ایس او ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، انہوں نے 30 بلین روپیز کلیکٹ کرنے کے لیے دوبارہ ٹیکس لگانے کا اعلان کیا. آپ یوں سمجھے یہ کم سے کم 4-5 تو اب تک بجٹ اور منی بجٹ لا چکے 3 مہینوں میں. تو 3 مہینوں میں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی ترقی نے نوز ڈائیو کیا ہے، وہ تیزی سے نیچے کی طرف آیا ہے. پاکستان کو یہ بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس وقت ان کی کوئی حکومت نہیں ہے پاکستان میں. جو موجودہ حکمران ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ کے پی کے میں ہے، نہ گلگت بلتستان میں ہے، نہ کشمیر میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے. تو اب یہ صرف جو ہے اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کو اب مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا کہ وہ اس طرح کے فیصلے کریں. لہذا بہتر ہے کہ یہ الیکشن کی طرف جائے اور ایک جنرل الیکشن ہو. آپ نے کہا کہ بربادی کی طرف لے گئے ہیں یہ لوگ، جبکہ اسی بربادی کی ذمہ داری یہ تمام جو حکمران اتحاد ہے یہ آپ لوگوں کی پارٹی کو دیتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے جن شرائط پر معاہدہ کیا اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے، عوام کو بھگتنا پڑا ہے. ڈاکٹر حسنین صاحب، جتنے بھی پوائنٹس اور جتنی بھی باتیں لال چند صاحب نے کہی، اتفاق کرتی ہیں؟ موجودہ صورتحال پر کیا کہیں گے؟ لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ سچویشن یہ ہے کہ جو کرنٹلی بات کرتے ہیں تو معیشت آپ کی کہاں چلی گئی کہ پی آئی اے، پی ایس او، او جی ڈی سی، ایس ایس جی سی، ایس این جی پی ایل اور پی پی ایل. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، آپ کی پبلک لمیٹڈ، یہ جو ہے ان کے شیئرز پاکستان سے جو ہے نا باہر برادر ممالک کو بیچے جا رہے ہیں. اور اس کا آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، اور وہ ایسا آرڈیننس ہے جس کو ابھی تک لا سے اپروو نہیں ہوا، سینٹ سے اپروو نہیں ہوا، اس کی ڈسکشنز نہیں ہوئی، اور اس کو ڈسکشن کیے بغیر جو ہے وہ آپ کو بیچنے کے اوپر لگا دیا گیا ہے. اور کہا گیا کہ اگر یہ 100% بیچنے سے بہتر ہے کہ اس کے چند % شیئرز بیچ دیے جائے. یہ کون سا آرڈیننس ہے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز باقی جو ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت باقی سبسیڈری ادارے تھے جو کہ کروڑوں اربوں روپے کا حجم ہے، اور اس ٹائم پہ سالانہ بے شمار ان کی پینشنری اکاؤنٹس، اور وہ سیلف جنریٹنگ بھی نہیں ہے، اور نہ پچھلے ادارے نے، نہ پچھلے 3.5 سال کے اندر ان پر کام ہوا، نہ اب کام ہوا، اور ان ساروں کو جو ہے وہ ان سفید ہاتھیوں کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا. ان کی تنخواہیں ضرور دی گئی، اور خان صاحب جو تھے وہ مکمل پریشر کے اندر جن کے اوپر وہ مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں، انہیں کی مداخلت یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں اس طریقے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریباً 105.8 پر چھوڑ کے گئے تھے، اور عمران خان صاحب جو ہیں 179.19 پر ڈالر چھوڑ کر گئے تھے. اور شہباز شریف صاحب کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس حکومت کو لیں، کیونکہ سارا پلو بیک، ساری کی ساری جو گڑبڑ ہے اور ساری کی ساری اکنامک ہچ ہے وہ ادھر آنی تھی. اور یہ جو جس ٹائم پر آپ وہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم جس ڈیفالٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں وہ خان صاحب کے حصے کا تھا، وہ تو ان کو بچا کر لے گئے. اچھا وہ بچ گئے یا بچا کے لے گئے یا ان کو تقدیر بچا کے لے گئی، جو ڈیسیژنز جو تھے جن کی مداخلت اب ہوئی ہے، یعنی قمر باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف نے ہی، اور آپ کی تاریخ دیکھ لیں 1960 سے لے کر ایوب خان کے گولڈن 60s خود سے لے کر مداخلت کرنا پڑی. ان جمہوری قوتوں کے اندر ایسی طاقت نہ تھی کہ یہ کبھی بھی وہ مختلف معاہدے کر پاتے، نہ آئی ایم ایف سے، نہ ایشین ڈیولپمنٹ سے، نہ کہیں
किसी भी जगह से आप जमहूरी दौर, जो प्योर जमहूरी दौर है, वो 33 साल 34 साल आप देख लें, तो इसमें से कोई भी जो है वो तकरीबन जेन्युइनली 4 का बहुत मर के जो है वो लगता है, वो भी पीछे जिनकी मुदाखलत थी उसी ने इनको चलाया था। यानी आप ये देख लें कि परवेज इलाही साहब ने जब कहा था कि इनको पैम्पर लगाकर और इनको जो सब कुछ चलाया था, और वो सारे के सारे लोग कौन थे, ये वो लोग हैं जो सेठ दाऊद के जमाने से लेकर अब्दुल रज़ाक दाऊद तक, ये सारे के सारे वो कॉम्पिटेंट लोग थे जो कि मिलिट्री की मुदाखलत की वजह से इन खास इदारों के अंदर आए थे। इन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, हर जगह के अंदर उन्हीं के तैनात लोग जो थे, जो मेरिटोक्रेटिक सेटअप में थे। लेकिन जो सियासी तौर पे पीटीआई लेकर आई, उन लोगों ने अपने अपने मामलात के अंदर इतना काम खराब किया, उनके मामलात ने काम खराब किया, उनके जो वो स्टेटमेंट्स देते रहे, उसने सिर्फ कौम के अंदर एक बदतमीजी की फजा पैदा की, जिसकी वजह से आप ये देख लें कि आपके फॉरेन रिजर्व्स तो नीचे गिर चुके हुए थे। खान साहब को जो है, खान साहब को तो खुदा ने हाथ देकर इस तरह बचाया कि जो बददुआएं उनकी जिम्मे शुरू हो चुकी हुई थी, जो रोटी भूख अफलास का निजाम चल चुका हुआ था, जो सारी ग्रोथ इंडेक्स जो थे, वो सारे के सारे ग्रोथ इंडेक्स जो हैं, क्या आप ये इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि वो शौकत तरीन से लेकर ये सारी की सारी मुदाखलतें नहीं थी, ये सब के सब जो हैं वो फौज की तरफ से नहीं आए थे, तो आप उन्हीं ने तो बचाया था। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि अब ये सियासी तौर के ऊपर अगर ये बालिग होते और मेरिटोक्रेटिक सेटअप के ऊपर और मेरिटोक्रेटिक तरीके से ये मामलात करते, मैंने बेशुमार ओजीडीसी के ऊपर मैंने बेशुमार काम किए, बाकी सारे मामलात के अंदर किया, हर डिपार्टमेंट को मैंने देखा, किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को देखा, इन्होंने कोई प्राइवेटाइजेशन पब्लिक जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं की। नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट को क्या करना था, आपने एजुकेशन के अंदर क्या काम किया, जो इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने सिरे से उनको किसी किस्म का स्ट्रक्चर का पता ही कुछ नहीं था, और हार्वर्डियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो है वो बाकी बातें करते रहे, और अमेरिका के निजाम तालीम को जो है वो मुतासिर होते रहे। चाइना से तो आपने कोई निजाम लिया नहीं, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात नहीं की, सी पैक के जो है वो 3 अरब रुपए का मामला वहीं अड़ा रहा, और गवादर के साथ मामला जो है वो किधर है, प्लानिंग डिवीजन किधर है, ये सारे मामला जो है वो निस्बतन किधर चले गए। और ये जिन इदारों का जिक्र मैंने आपको किया, वजारत खजाना आप कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कर लें, आप कॉमर्स कर लें, आप जहां जहां पे जितने इशारिया इन्होंने जो बताए वो बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन उन्हीं मुदाखलतों की वजह से, जिस मुदाखलत को अब आप गाली दे रहे हैं, और ये वही मुदाखलत है जो उनको खान साहब को लेकर आई थी, और आज उसी फौज को जिसको आप गालियां दे रहे हैं, जो कि कतल नहीं देनी चाहिए, इस मामलात को बेहतर करें। और वो जो सियासी लोग थे, जो नाबालिग हैं, जो लड़कों की एक कतार लेकर आए थे साथ, जिन्होंने एक नया कल्चर पैदा किया था, वो मईशत के लिए मुनासिब नहीं है। और अभी हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फौरी तौर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमारा इकोनॉमिक्स है, और इस अगर आपस के अंदर तसादुम का निजाम चलता रहेगा तो इंशाल्लाह आपको मैं लिख कर दे देता हूं, अगर यही डेमोक्रेसी, यही जमहूरियत और यही सियासी निजाम रहा तो 2/3 मेजॉरिटी फेम की बुनियाद पे खान साहब जरूर लेंगे। लेकिन उसके बाद रिजल्ट ये होगा कि अभी आपके जो दोबारा से 9 के ऊपर आए हैं फॉरेन रिजर्व्स, आपके वापस चले जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी दीदावर आदमी जो है वो, कोई भी अक्लमंद हल्का सा सियाना भी होगा तो कोई ये नहीं कहेगा ये जो हुकूमत खान साहब को भेजने का तुक ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी की जो हुकूमत है, अपने ही दुश्मन हो चुके हैं, अभी की जो हुकूमत है, यकीनी तौर पे किसी को भी ये हुकूमत लेने की जरूरत न थी, ये साफ जाहिर करता है। और अगर को पाकिस्तान के पास माशी तौर पे आप कह रहे हैं खराब, ये सब अगले हम जो आपका पार्ट होगा उस पर मैं बताऊंगा कि सारी मार्केट स्पेकुलाइजेशन है, इसको इर्रेशनल एक्सुबरेंस कहते हैं। ये इर्रेशनल एक्सुबरेंस जो है मार्केट शेयर को तबाह कर चुकी, आरिफ नकवी की आप बात सुन चुके, इस तरीके से सारी मार्केट स्टेबल इंस्टेबल कर दी। मैं टमाटर और प्याज और लोगों के घी चावल के लिए नहीं आया, मैं बड़े कामों करने के लिए आया था। तो वो सारी फंड रेजिंग जो है वो हुकूमतों के लिए कर ली जाती। लेकिन माशी स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, इस पर भी बिल्कुल स्टेबिलिटी लाने के हवाले से ही सर जुड़ा जा रहा है, आ कैसे सकती है। लेकिन जो पॉइंट्स आपने बोले मैं लालचंद साहब से जरूर पूछूंगी, इससे पहले मुस्तफिद नून के सीनियर रहनुमा अहमद जवाद साहब जो कि हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अहमद जवाद साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, लालचंद साहब ने अपने पॉइंट्स दिए, डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट्स बोले, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है? मौशी टीम और एनर्जी टीम किसकी हिदायत पर अमल कर रही है और नवाज शरीफ आखिर नाला क्यों है हुक्मरान इत्तेहाद के फैसलों से?
अहमद जवाद साहब। जी, सुन नहीं सका उनका नाम, जो अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक्स के वाले से बात कर रहे थे। अच्छे उनके वैलिड और पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं। वैसे थोड़ा सा ये इजाफा करना चाहता हूँ इरम के, देखिए दो मैं आपको ऐसी स्टेजेस गिनवा सकता हूँ कि जिसके बाद मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए था। जी, एक स्टेज में आपको बताता हूँ 2017 की है, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6.1% थी। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन दहशत गर्दी, जिसमें 80-90 हजार लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उस पर काबू पा चुका था। सी पैक एक गेम चेंजर के तौर पे ना सिर्फ शुरू हो चुका था बल्कि तेजी प्रोग्रेस कर रहा था। और हमारे मुल्क की तारीख में पहली दफा सिर्फ 4 साल के अरसे में 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की गई। और वो दिन हमें नहीं भूलने चाहिए कि 2013 से पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग का क्या हाल था। इधर इस्लामाबाद में बैठ के भी हम 8-10 घंटे, और जो दूर दराज के इलाके थे वो 16 घंटे और 18 घंटे लोड शेडिंग फेस कर रहे थे। और ये सब कुछ 2017 तक हो चुका था। यानी इससे ज्यादा आइडियल पोजीशन पाकिस्तान के लिए आगे तरक्की करने की क्या हो सकती है? ये सब कुछ ठीक चल रहा है। इसमें एक चीज का और इजाफा करते हैं कि 2014 में एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की गई, और उसके पीछे जो फनकार थे, जो एक्टर्स थे, वो लोग, यानी 2014 में जो धरना दे के इस मुल्क को एक सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो। यानी हर तरह से पाकिस्तान एक टेक ऑफ करने की पोजीशन में आया। लेकिन फिर कुछ ज़हीन लोग जो हैं, जो ये समझते हैं कि वो खुद फैसला कर सकते हैं कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, उन्होंने कहा कि हमने लाडले का जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, और लाडले के एक्सपेरिमेंट के लिए 2018 में लाडले को मुतारिफ करवा दिया गया। उसके बाद 3.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ, उसका जो कल्मिनेशन थी वो ये हुई कि पार्लियामेंट के अंदर उस हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई। बिल्कुल जमहूरी रवायात के मुताबिक है, जो लोग आपके साथ थे अब वो अपोजिशन के साथ आ गए हैं। खत्म होगी बात, पहले 172 आपके पास थे, अब 172 अपोजिशन के पास चले गए। बात खत्म। आपने 3.5 साल हुकूमत की थी, अब आप अपोजिशन में बैठे और आपने अच्छा किया बुरा किया है, अब 1.5 साल जो पीछे है वो अपोजिशन को करके दिखाते हैं। लेकिन दोबारा इस चीज को इस मुल्क के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट कि जिसके नतीजे में जाहिर है कि एक नई आने वाली हुकूमत को ना सिर्फ पिछले जो फैसले किए गए थे उसमें सबसे ज्यादा जो खौफनाक फैसला था वो जो सबसे जी, एग्रीमेंट करके कि हम इतनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे और उसके बाद सब्सिडी देते रहे। दुनिया का कोई मुल्क सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर दे के नहीं चल सकता अनलेस कि उस मुल्क के अंदर कोई तेल मौजूद हो। आप जब एक पेट्रोल को, एक चीज को इंपोर्ट करते हैं और अवाम को आप मुफ्त देना चाहते हैं, तो उससे जाहिर है ना आपके फॉरेन रिजर्व्स बाकी बचेंगे, ना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, और मुल्क जो है उसकी मैशियत जो है वो एक खतरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ चली जाएगी। ये कुछ करके गया इमरान खान। लेकिन अगर तुमने कर भी दिया है तो अब तुम अपोजिशन में बैठ के इस हुकूमत को अपने 1.5 साल मुकम्मल करने दो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो चले इनको सुधारने का मौका देना चाहिए। लेकिन वो 12 बजे बाहर निकले और उन्होंने इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर ठीक है, मुआशी तौर पे जो 3.5 साल में हुआ उसके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ी रीजन ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम पिछले 3 महीनों में क्रिएट किया है, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की जी, या हुकूमत को
काम ना करने के हवाले से उनको चैलेंजेस का सामना करना। अगर पंजाब हुकूमत को जो है एक वर्दी का एक बेंच जो है जिसके ऊपर इतनी उंगलियां होती, लेकिन मजाल है कि उनमें से किसी ने भी कहा हो कि मैं बाहर बैठ जाऊं, एतराज हुआ है कि मैं बाहर हूँ। पूरी महजब दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन उन्होंने भी अपना फैसला किया। उसके नतीजे में वजीर सियासी अदम एहतमाम पड़ा, रुकने वाला नहीं है। अच्छा। इसी तरीके से इस मुल्क को चलाते रहेंगे तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, और वो नताइज इस कौम को भुगतने पड़ेंगे। और वो जो लाडले के पीछे थे या वो फॉलोअर जो लाडले के साथ चल रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी एहसास हो जाएगा कि इस मुल्क की कश्ती को डुबोने के अंदर हमारा कितना हाथ है। तो इसलिए ये हम किसी सूरत में भी इस 2-3 महीने हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वही दिया जिसके ऊपर आपने 3.5 साल आपने एक नैरेटिव बनाया कि हमें $18 बिलियन का देंगे, तो आप 3.5 साल के बाद दोबारा उतना करके आपने ट्रेड डेफिसिट जो है वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा आप छोड़ के गए। आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो बैंकरप्सी या आपके पास 2 महीने का इम्पोर्ट बिल आपके पास रह गया। इन हालात में डॉलर जो है, जिसको पीटीआई के लोग जो है झूठ बोलने में तो इनका माहिर है ना, ये कहते हैं कि 190 का डॉलर जो है आप पीटीआई की हुकूमत के दौरान जाके आज भी आप गूगल कर लें तो 190 को टच किया उसने, यानी 190 तक आप पहुंचा चुके हुए। और पेट्रोल की प्राइसेस आपने सिर्फ सब्सिडी दे के खजाना, इसीलिए कहा जाता है कि इमरान खान एक ऐसा डिजास्टर है कि वो कहता है कि या तो इस मुल्क पे हुकूमत इमरान खान करेगा या इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दो या इस मुल्क के 5 हिस्से कर दो, आई डोंट केयर, लेकिन सिर्फ मेरी हुकूमत होनी चाहिए। वो समझते हैं कि इसके अलावा पाकिस्तान को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। चले ये पूछते हैं, ये वो माइंड फील्ड है, ये वो माइंड का जो ट्रैप करके गए वो आने वाली हुकूमत के लिए इस एहसास के बगैर कि आने वाली हुकूमत ने भी पाकिस्तान चलाना है, जिसका हम हिस्सा है। अगर उसके लिए माइंड फील्ड ले करके जाओगे, अगर वो माइंड फटेगी तो वो फटेंगे, लेकिन साथ में मुल्क भी फटेगा। अच्छा चलें, ये लालचंद साहब से पूछते हैं कि वाकई इमरान खान साहब का यही माइंड सेट है। लालचंद साहब, आपने डॉक्टर हसनैन की गुफ्तगू भी सुनी, आपने अहमद जवाद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। जो भी जमात हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है, मुआशी पहलवानों पर नाज करते नहीं थकती, मगर जब इक़्तिदार में आने पर वही पहलवान अखाड़े में उतरती हैं तो चारों शानें चित हो जाती हैं और अवाम हैरान रह जाती है। देखिए, मैं तो बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो आम इंसान या उस मुल्क का आम शहरी समझता है, मैं वो बात करूँगा। देखिए, एक तो उन्होंने बात की थी ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं, उसके तहत अब ये मुल्क के असासे बेचने जा रहे हैं। इमरान खान ने शुरू में ही कहा था कि ये मुल्क बेच देंगे क्योंकि उनको अपनी करप्शन छुपानी है। ये आए थे सिर्फ अपनी करप्शन और चोरी छुपाने थे। आने के बाद उन्होंने नए लॉज चेंज किए, 1100 अरब रुपए की चोरी छुपा ली। अब देखिए, एक क्लेम हमारी है, मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर 6% ग्रोथ की तो जो हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे वो बताएंगे तो हो रही थी, इनकी क्यों स्लो डाउन हो गई है। तो उसके बाद सबसे बेहतर जज है वो पाकिस्तान की आवाम है, और जो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, उसमें उस आवाम ने अपना फैसला दिया, इनको रद्द कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये मिसालें दे रहे हैं 2014 की, 2017 की, 2018 की। तो भाई, ये मिसालें देने से बेहतर है कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने किया क्या है। सवाल ये है कि आपने खुद को NRO2 दिया, 1100 अरब जो आपने चोरी की हुई है उसको आपने सेव करने की कोशिश की। आपके पास इखलाकी जवाब हुकूमत करने का रहा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आप सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद हो गए हो। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसका एक बेटा इश्तियारी है, दूसरा बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में कोर्ट को इवेट कर रहे हैं। किसी 7 अगस्त को उनको
جو ہے ہونا ہے، ان پہ چارج فریم ہونا ہے، اس پہ کیس چلنا ہے، الٹیمیٹلی کیس پروو ہوتا ہے تو اس کو جیل جانا ہے. آپ کے جو چیئرمین ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے رہنما نواز شریف صاحب ہیں، وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ نکلے ہوئے ہیں، پاکستان انہیں چھوڑا ہوا ہے، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نواز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو اگر کورٹ بلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہمارا پاکستان سے تعلق نہیں ہے. میڈم مریم نواز صاحبہ جو خود ضمانت پہ آزاد ہے، وہ اداروں پہ حملے کرتی ہے، وہ ججز کے خلاف آڈیو ٹیپ لے آتے ہیں، ججز کی ویڈیوز لے آتے ہیں. اور جب پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو پہلے وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم ہار گئے ہیں، اس کے بعد وہ یہ گندی گیم کھیلتے ہیں جس میں وہ جو لیٹر قطری لیٹر کی طرح ایک لیٹر لے کے آتے ہیں شجاعت کا، اور اس پہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو اوور آل آپ پاکستان کی عوام کو ریسپیکٹ دیں. پاکستان کی عوام نے جو ریفرینڈم میں کہا ہے، عوام نے جس طرح آپ کو رد کیا ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ بجائے اس کو آپ کنٹینیو کریں. آپ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب سپہ سالار سامنے آ جائے نا تو وہ اعلان تھا، وہ ایک چھوٹی چیز نہ سمجھے. کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے جس طرح سے اس سے ہوا ہے کہ ایک باقاعدہ پریس ریلیز کر کے یا اس کو بھی جاری کر کے یہ بتایا گیا ہے. ہمارے نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ فائنانس منسٹر کا کام ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں. تو ان کو تو اس شرم سے چلے جانا چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے. اور مفتاح اسماعیل نے جب کہا کہ نہ مہنگائی روکنا میرا کام ہے، نہ گروتھ لے آنا میرا کام ہے، میرا کام تو ڈیفالٹ بچانا تھا، وہ میں کر رہا ہوں. اچھا اس میں وہ کر کیا رہے ہیں؟ جو میں نے بتایا آپ کو، آج بھی خبر یہ ہے کہ 30 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگا رہے ہیں. عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، عوام وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ کچھ دن اور رہیں گے تو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں جنرل الیکشن اب پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری نہیں ہے، پاکستان کی مجبوری ہے. کیونکہ اس وقت 70-80% پاکستان پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. ان کے پاس حکومت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی جنرل الیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جنرل الیکشن ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، موجودہ صورتحال ہے وہی جنرل الیکشن کا تقاضا کرتی ہے. اور سر معاشی بحران سے نکلنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر کیوں نہیں آ سکتی؟ عوام آج سوال کر رہی ہیں کہ ان کے منتخب نمائندوں کی ترجیح آخر ہے کیا؟ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل یا بحث حصول اقتدار؟ یہ صرف محض حصول اقتدار ہے. یہ دونوں جماعتیں ایک جیسی نکلی. پچھلے دور میں خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹماٹر روٹی اور یہ باقی نظام کے لیے میں نہیں آیا تھا، میں بڑے نظام بنانے آیا تھا. لیکن اس بڑے نظام میں سی پیک کہیں نہیں تھی، اس کے بعد جو باقی انڈسٹریل زون کہیں نہیں تھی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز نہیں تھی، اس کے اندر چمڑے کی صنعت کہیں نہیں تھی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا کچھ نہیں بنا. سینٹرل بینک نے جو ہے وہ کمرشل بینکس کو جو ہے وہ معاملات بہتر کرنے تھے. لیوی جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جاتے جاتے کم کر کے جانا، یہ تاکہ یہ جو کیونکہ وہ تم کو تو پتہ چل گیا تھا، اطلاع آ گئی تھی کہ حکومت جا رہی ہے، تو سارا پریشر جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پہ آنا. اور اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لومنگ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو مفتاح اسماعیل صاحب بالکل غلط ڈائریکشنز پر جا رہے ہیں اور بالکل غلط انسائٹ پر جا رہے ہیں، جو کہ ان کی جماعت کے جو اکابرین ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بہت ہی غلط ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. آپ اپنی مارکیٹ کے شیئر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اور ڈالر جو ہے وہ 246 کے اوپر، اور تقریباً آپ جو اوپن مارکیٹ کے اندر 250 اور اس کے علاوہ ایل سی جو ہے وہ 272 اور تقریباً 276 تک بھی آپ کو مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے. آپ مارکیٹ یہ ڈالر جو ہے وہ 300 کو ٹچ کر گیا اور یکدم یا گلچ لے گا تو یہ صرف اوپر کی بڑی مارکیٹ جو اس وقت اسپیکولیٹرز ہیں ان لوگوں کو اربوں خربوں کے فائدے ہو رہے ہیں. 2% اشرافیہ اس وقت کھیل رہی ہے، مزے کر رہی ہے. اور جو نون لیگ کے ورکرز ہوں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں، عوام ورکرز ہوں، یہ ایم این ایز ایم پی ایز، ان بیچاروں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. یقین کیجئے معیشت کے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ لمبا کھیل رہے ہیں، اور پاکستان کا سارا نقصان جو ہے وہ غریب عوام کو ہوگا. اور ہونے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک جیسی نکلی. مداخلت کی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو بالکل نہیں پیسہ دے رہا، اور یہی جو ہے وہ جن کے ملٹری کے بارے میں آپ کوشچن کر رہے ہیں، اسی نے ان کو لے کر آئے تھے تاکہ شاید کوئی سیاسی اسٹیبلٹی ہو. لیکن وہی کام کیا جیسے نواز شریف صاحب 3 سال بعد فوج کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں. خان
साहब कभी मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि 3 साल बाद ये इस सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो ये जमहूरी निजाम जो है वो कंप्लीटली जमहूरी लोगों ने ही बर्बाद करके रख दिया। अब ये आपस में इनका कंसेंसस कभी नहीं होगा और ये आपस में चलता रहेगा। होना ये चाहिए कि उसी रेफरेंडम की तरफ पहुंचे, किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को एक्सटेंड करें और उसको पाकिस्तान की डीपोलिटिसाइज करके इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आया जाए, और जब ये जमहूरी तौर पर बालिग हो जाए फिर इनका बेशक इलेक्शन करवा दिया जाए। अब अगर ये और मजे की बात ये कि नून लीग भी सियासत के ये इलेक्शन चाहेगी, पीटीआई भी इलेक्शन चाहेगी, सबके सब अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि जो जो छक्के इनके लगने होते हैं वो तकरीबन पहले 6 महीने साल में लग जाते हैं। सो वो सारे के सारे वो फायदे ले चुके, और जिनको आप गालियां दे रहे हैं वही लोग आपको जो है वो बचाने के आएंगे। अभी बलूचिस्तान के अंदर सैलाब से लेकर ये सारी जगहों के ऊपर आपको सारी की सारी पाक फौज मिलेगी, और हर जगह शहादतें देती है आपको पाक फौज मिलेगी, और हर जगह जो है वो जो जहां पे फायदे हो रहे होंगे वो पाक फौज मुदाखलत आपकी फौरन पॉलिसी में ना करे, तो सी पैक की गारंटर्स फौज है। अभी तक सारी सरहदी अमूर की हिफाजत फौज ही कर रही है, तो आप इसको इतना बड़ा सब्जेक्ट ना बनाएं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फौरी तौर के ऊपर इस कंसेंसस की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान लूमिंग डिफॉल्ट में तो आ गया, मुफ्ती इस्माइल साहब की डायरेक्शंस बिल्कुल गलत है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, और लेकिन जो पिछले दौर के अंदर भी हुआ वो उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया गया जिस चीज को करना चाहिए था। वो अंडे कट्टे और ये बाकी चीजों के ऊपर लगे रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो कॉटेज इंडस्ट्री और डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की जरूरत थी उसको बिल्कुल डिनाई में लेकर गए, और ये बिल्कुल गलत ये स्ट्रक्चरल जो पॉलिसी की जरूरत थी, तो अब ये तमाम हुक्मरान इत्तेहाद है, फिर इनको ये पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए। अगर पीटीआई लेके गई फार्मिंग की तरफ लेके गई, या जिस तरीके से कहा है कि जानवरों की अफजाइश की जाने को लेके गई, लेकिन वो हर हुकूमत जो आती है वो अपनी पॉलिसीज तो पेश करती है, लेकिन वो पॉलिसीज अवाम के लिए फायदेमंद साबित नहीं होती। सारा बोझ जो है, खुमियाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ते हैं। अब देखना ये कि अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग रोल जो प्ले करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पार्लियामेंट में नजर तो नहीं आती। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि पार्लियामेंट में आकर भी वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे? जिस तरीके से लालचंद साहब ने कहा है कि 70 से 80% जो है वो अब हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बाकी के अर्ली इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द करवाने चाहिए। आपने भी कहा है डॉक्टर साहब कि ये जो पॉलिसीज हैं, ये हुकूमत जो होती है कोई भी आती है वो शुरू के 6 माह होती हैं। अब देखना है कि ये जो 6 माह हैं अब हुक्मरान इत्तेहाद के किस तरह से गुजरते हैं। क्या वाकई मुआशी माहिरीन सर जोड़ कर बैठेंगे और आवाम को कुछ रिलीफ देने की बात करेंगे? आवाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा एक सवाल है कि मुआशी पॉलिसीज नजर आए और मुआशी इस्तेहकाम नजर आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद है, और अहमद जवाब साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेजबान रम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।